मित्रों नमस्कार। आज के समाचारों में मुख्य समाचार। केंद्रीय बजट कल वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाओं का ऐलान। दिव्यांगों को जो छूट मिलती थी वो छूट जारी रहेगी, लेकिन दिव्यांग अभिभावकों को उनके अपने दिव्यांग संतानों के ऊपर जो इंश्योरेंस की किस्त है उसके ऊपर पूरा का पूरा छूट मिलेगी। और इस छूट के साथ ही उनके इलाज और उनके पढ़ाई के ऊपर भी छूट मिलेगी। बजट की विशेष बातचीत में मुख्य विषय ये है कि लगभग 40 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है और उसमें डिजिटल करेंसी लाने के भी विषय में भी घोषणा हुई है और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर विशेष जो भी व्यापार किया जाएगा उसके ऊपर 30% जो है टैक्स लगेगा, ये भी घोषणा की गई है। इसके अलावा 5G लॉन्चिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही और 5G लॉन्चिंग होने से इसी वर्ष होगा 2022 में ही, और 2022 में लॉन्चिंग होने से कई डिजिटल रोजगार इस प्रकार के उनका सृजन हो सकेगा। तीसरी सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए है। किसानों के उर्वरक डालने तथा पेस्टिसाइड्स दवाइयाँ छिड़कने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है और उस अनुमति प्रदान किए जाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है जिसके ऊपर विशेष खर्चा किया जाएगा। और हर एक ब्लॉक में एक ड्रोन गवर्नमेंट की तरफ से भी रहेगा जिसके ऊपर बहुत मामूली सा किराया देकर के छिड़काव के लिए किराए पर लिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ विचार किया गया है। ऐसा एक स्तंभ लेखक ने पूरा लेख लिखा है। उसके ऊपर ये बजट में बात तो नहीं है, लेकिन स्तंभ लेखन में ये बात पूरी तरीके से आई है। चौथी बात जो विशेष तौर से ये है कि डिजिटल करेंसी भारतवर्ष भी अपनी रिजर्व बैंक जो है डिजिटल करेंसी निकालने के लिए इसी वर्ष तत्पर है। संभवतः अप्रैल से लेकर जून के बीच में डिजिटल करेंसी निकल जाएगी। अब डिजिटल करेंसी क्या है? जिस प्रकार से अभी आप पेटीएम, गूगल पे, इस तरीके से इनसे आप अपने पैसे को वो करते हैं, आप सीधे डिजिटल करेंसी का ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी के माध्यम से आप ले सकते हैं, उस पर छूट रहेगी या कुछ रहेगा। इस तरीके से अभी कितने की मुद्रा डिजिटल करेंसी होगी ये कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन ये एक उपयोगी कदम होगा। अब इसके खतरे भी हैं और इसके उपयोगी कदम होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और चौथी बात है, अभी तक हम एक पारंपरिक पाठ्यक्रम पढ़ते थे, अब डिजिटल यूनिवर्सिटी खोले जाने की भी घोषणा की गई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी खोले जाने से डिजिटल क्षेत्र में जैसे यूट्यूब है या अन्य चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर बनाना है या बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम युवाओं को बेरोजगार युवाओं को काफ़ी रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं, जिसमें 60 लाख पद सृजन किए जाने की बात है। और 60 लाख पद सृजन किए जाने के साथ साथ दिव्यांगों को भी उसमें काफ़ी रोजगार देने के लिए दिव्यांगों के लिए एकीकृत रोजगार केंद्र खोले जाने की भी विचार सरकार कर रही है। 68% रक्षा उपकरण जो अभी तक हम भारतवर्ष एक सुई तक नहीं ठीक से बना पाता था कभी, अब हम इस क्षेत्र में आ गए हैं कि हम अपने जो है रक्षा उत्पादन करने लगे हैं। रक्षा उत्पादन करने के लिए 68% केवल लोकल मतलब जो स्वदेशी उपकरणों के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये चीज़ें तो ही हैं, इस चीज़ के लिए सबको विकास पर जोर है। और 39.45 लाख करोड़ का बजट है। अब बजट क्या है? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं,
कि हम लोगों के घर पे मान लीजिए 10,000 रुपये की हमारी कमाई है, तो 10,000 रुपये एक महीने की कमाई हम एक महीने के बाद से कर रहे हैं, तो हमको ये 10,000 रुपये कमाई के ऊपर हमको पूरा से पहले विचार तय करना पड़ता है कि हमको 500 रुपये मकान का किराया देना है, 500 रुपये बिजली देना है, 2,000 रुपये की सब्जी आएगी, या इस तरीके से 10,000 का पूरा प्रावधान बढ़ा लेते हैं। लेकिन कभी कभी प्रावधान बनाने के बीच में आकस्मिक आवश्यकताएं आ जाती हैं, तो आकस्मिक निधि के लिए भी रखना पड़ेगा। कौन परिवार में बच्चा बीमार होता है, कौन इस तरीके से होता है। तो इस प्रकार से अब किस केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। मेडिकल क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा बजट खर्च किया गया है। बजट की जो पिछला बजट था उससे 6% बढ़ा दिया गया है। तो मेडिकल चिकित्सा कोर पे अब जैसे जो अन्य कार्ड बने हैं, जो लोगों के पारिवारिक कार्ड बने हैं, हर एक व्यक्ति के बने हैं, तो इस प्रकार से इसमें चिकित्सा में भी हम गरीब लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा सा राहत है। अब समस्या ये है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जो नए कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत है, उसमें 14.something% जो है अब राज्यों की हिस्सेदारी भी केंद्र की तर्ज पर कर दी गई है। अभी तक ये न्यू पेंशन स्कीम की बड़ी आलोचना होती थी। न्यू पेंशन स्कीम पर अब लाभकारी हो गई न्यू पेंशन स्कीम। अब देखिए पूरे तनख्वाह का 14.65% जो है राज्य सरकारें देंगी, और अपना जो कुछ बचेगा जो उतना देंगे, 10% तक है, 10% से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा पूरे सर्विस काल में कहीं ज़्यादा पेंशन से आपको मिलेगा। पेंशन को जमा करने के बाद उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसका इन्वेस्ट कर दीजिए, उसको किसी तरीके से कर दीजिए तो उसका आता है। और सबसे बड़ी बात यह है किसानों के लिए जो खरीदारी जो होगी सरकारी तौर पे, वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी। इन सब बातों से लगता है कि बजट बहुत बढ़िया है, और सत्ता पक्ष ने तो बजट की बड़ी तारीफ की है, लेकिन दूसरी ओर जो केंद्र सरकार ने इसकी तारीफ की है, लेकिन जो हमारे विपक्षी दल है, विशेषकर कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा तो ये बजट शून्य है, इस पर कुछ नहीं है। और चिदम्बरम जी ने इसकी बड़ी आलोचना की है कि जो है कर्मचारी पक्ष के लिए कुछ नहीं किया गया है। और तीसरे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसकी बहुत तारीफ की है, और अमित शाह जी ने तारीफ की है, राजनाथ सिंह जी ने तारीफ की है, इन लोगों ने तारीफ की है। सबसे बड़ी बात, एक और ख़ास बात यह है कि कुछ जगहों पे टिकट, अब चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव टिकट में बड़ी लोगों की उत्कंठाएं, बहुत देर में जिज्ञासाएं हुई। उधर सपा ने तो अपने सब करीब प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने थोड़ा देर की, और भाजपा ने ऐसे प्रत्याशियों को काट दिया है जिनसे लोगों को बड़ा मोह था, जिनके उम्मीद प्रत्याशी होने की थी। इसमें एक मुख्य नाम आ रहा सीतापुर से, जो है किसी बीजेपी के मतलब जिनके प्रति लोगों की रुख था, उनका किसी का टिकट नहीं मिला। साकेत मिश्रा जी उसके ऊपर बिल्कुल विरोध पे तैयार हैं, और निर्दलीय रूप से वो लड़ने के लिए अपने तत्पर हैं। उन्होंने आज इस बात के लिए बड़ा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बीजेपी के लिए काम करता रहा, लेकिन बीजेपी को वहाँ पर टिकट भी किसी बीजेपी कार्यकर्ता, बड़े सक्रिय कार्यकर्ता को न मिल करके किसी एक नए और बहुत ही सामान्य से व्यक्ति को मिला है, जिससे पूरी तरीके से ऐसा कहा जा रहा है, लोग बता रहे हैं, लोगों के मन में है कि पूरी तरीके से वॉकओवर दे दिया गया है। इसी तरीके से लखनऊ में स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला। स्वाति सिंह के टिकट न मिलने, श्रीमती स्वाति सिंह को टिकट न मिलना लोगों के लिए बड़ा दुखद रहा है, और इस पे भी लोगों ने बड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वाति सिंह जी एक लोकप्रिय मंत्री थी, राज्य मंत्री थी, लेकिन बड़ा लोकप्रिय थी, बीजेपी की तरफ से ही ऐसा है। और जो अनुराग भदौरिया सपा से खड़े हुए हैं लखनऊ से, इस बार वो माने जाने चेहरे माने जा रहे हैं, तो सपा के प्रवक्ता रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो कुछ भी हैं, और दूसरी तरफ काफ़ी लोगों में अभिरुचि है, और बीजेपी के जीतने की संभावनाएं बहुत बताई जा रही हैं। जो विविध जो न्यूज़ चैनल हैं
उन पे जो सर्वे आ रहा है उसमें बीजेपी को ही आगे बताया जा रहा है, लेकिन सपा भी कमोबेश उनका पीछा कर रही है और अच्छा खासा टक्कर देने के मूड में है। और जो सपा से भाजपा में आई हुई अपर्णा यादव को टिकट अभी तक कहीं से नहीं मिला है, इस बात की भी चर्चा है। और इन चर्चाओं पे दिव्यांगम चैनल का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूँकि समाचार है तो समाचारों में दोनों पक्षों की बातें आपको बताई जाती हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना काफ़ी चुनाव शुरू कर दिए हैं। सुश्री मायावती जी अब कल से अपना चुनाव अभियान शुरू कर रही हैं और इस बीच में सभी को टिकट विकट दिए जा चुके हैं। जो कुछ भी है, सभी पार्टियां अपने चुनाव के मूड में हैं। चुनाव के लिए भारी प्रचार चल रहा है और चुनाव बड़ा ज़ोर शोर से हो रहा है। दिव्यांगम चैनल आप लोगों से इस बात के लिए ज़रूर आग्रह करता है कि आप बहुत देखभाल कर, बहुत सोच समझ करके एकदम से किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल से अपनी आस्थाओं को दरकिनार करके उसके व्यक्तित्व या राजनीतिक पार्टियों को भी ज़्यादा सोचें, लेकिन व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर दे करके अपना वोट, कीमती वोट देने का उपयोग करें। और किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट देने जरूर चाहें। वोट देना बहुत आवश्यक है। जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, सुविधाभोगी है, वो बैठे बैठे पूछा करता है भीड़ खत्म हुई कि भीड़ नहीं खत्म हुई, भीड़ वोट देने जाएं कि न जाएं। अरे चलो, हमारी एक वोट से क्या होता है? एक वोट से बहुत कुछ होता है। एक वोट से बहुत कुछ, एक वोट से पता नहीं कितने, अभी पिछले हमारे एपिसोड में आदरणीय कमलेश पांडे जी ने एक वोट की महत्ता का विषय बताते हुए कितने कितने लोगों को बताया कि किन लोगों ने एक एक वोट से हार गए। तो इसलिए हम लोगों को भी एक एक वोट का अपना पूरा विशेष ध्यान देना है। और विशेष जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के विषय में हम जो चिल्लाते रहते हैं कि फिर उसका भी अधिकार कोई नहीं। हमको जब अधिकार की बात करते हैं तो कम से कम एक काम, एक दायित्व आपका है कि आप अनिवार्य नहीं है लेकिन अपनी तरफ से यह अनिवार्य मान लें, वोट जरूर डालने जाए। वोट डालने के लिए हमने अपना विशेष एक एपिसोड बनाया था। एपिसोड पे हमारे प्रदेश चुनाव समिति के एक सदस्य ने काफ़ी कुछ बताया भी था। तो दिव्यांगों के लिए घर से अब किस वोटिंग करवाने के भी विचार चल रही है, लेकिन उसके पहले अपने BLO से मिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए अनिवार्य होगा। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक वो सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है। अब मित्रों, जो बात कुछ एक अखबार की संपादकीय का थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, फिर इस बात को हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। समाचारों को संपादकीय, हिंदुस्तान के संपादकीय के विषय में चर्चा करते हुए हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। अच्छा हाँ, आंगनवाड़ी में 2 लाख कार्यकर्तियों की और अतिरिक्त भर्ती की जाएगी। मैं थोड़ा सा संपादकीय जरूर सुनाना चाहूँगा। संपादकीय इस समाचार का एक मुख्य विषय होगा। संपादकीय सुनाने का हमारा लक्ष्य भी यही है। हिंदुस्तान संपादकीय में कहा गया, हिंदुस्तान कहता है कि हर दौर की ज़रूरत अलग अलग होती। सालाना बजट को परखने की कसौटी वही होती है जो अपने समय की ज़रूरतों, आने वाली चुनौतियों को किस तरह से दो चार होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का जो बजट संसद में पेश किया है, उसकी समीक्षा भी इसी कसौटी पर हो सकती है। महामारी के दौरान जो परेशानियां खड़ी की, सीमित संसाधनों के जरिए उनसे निपटना किसी भी वित्त मंत्री के लिए टेढ़ी खीर हो सकता था। सही है, कितना बड़ा शताब्दी का ये महामारी आई, उसमें भी हम पीछे नहीं रहे। हम अपने कमोबेश अर्थव्यवस्था को कायम रखे, बल्कि अर्थव्यवस्था थोड़ी बढ़ी है। GST में अभूतपूर्व संकलन हुआ, संचयन हुआ, ये बड़ी बात है। खासकर इसलिए कि जब ये मामला सिर्फ जन स्वास्थ्य का नहीं, महामारी ने सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान कई सारे उद्योग बंद हुए, उत्पादन कम हुआ है, लोग बेरोजगार हुए हैं, आर्थिक असमानता और गरीबी दोनों में इजाफा हुआ है। इन हालातों में वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट देने की कोशिश की है जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर सके। आगे यही संपादकीय में लिखता है हिंदुस्तान
कि पिछले कुछ समय से अर्थशास्त्री दो जरूरतों की ओर ध्यान खींच रहे थे। एक तो रोजगार के अवसर बढ़ाने पर और दूसरी ऐसे तरीके अपनाने पर जिनसे लोगों और खासकर मध्य वर्ग को जेब से ज़्यादा पैसा न जाए और इस पैसे से जब वे बाजार में कुछ खरीदने निकले तो मांग बढ़े। वित्त मंत्री ने पहली जरूरत पर ही सॉरी सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। रोजगार का मामला मध्यम वर्ग को आमदनी बढ़ाने से कहीं बढ़ा है। खासकर देश के कुछ हिस्से में जिस तरह से रोजगार को लेकर युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए बजट में सबसे ज़्यादा जिसकी बात की गई है वो है पूंजीगत खर्चा। पूंजीगत मतलब सरकार अगर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण करती है, जैसे सड़कें, रोज एक्सप्रेस वे बन रही, पता नहीं कितनी 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का किस प्रस्ताव है, 25,000 किलोमीटर। और पर्वतमाला मतलब कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड, पूर्वांचल, सबको एक दूसरे से जोड़ने का, आने जाने में सुगम व्यवस्था बनाने का, इस प्रकार से ये पर्वतमाला बनाने का एक विचार बहुत ही उत्तम विचार है। तो महामारी के दौरान ये उद्योग ही सबसे ज़्यादा बंद हुए। बजट में ऐसे उद्योगों के लिए आपातकालीन कर्ज की व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है जो उन्हें संकट से उबार सकती है। मुमकिन है कि आयकर दरों में कोई बदलाव न होने के वजह से मध्यम वर्ग इस बजट से कुछ निराश हो, लेकिन संभव है कि कर व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए शायद सरकार को ये जरूरी लगा। अब इतना सब खर्चा हो रहा है, रोज अनाज बट रहा है, गरीबों को अनाज दिया जाता है, परिवार में अनाज बट रहा है, गरीब बहुत ज़्यादा अनाज, इतना सुनियोजित तरीके से बट रहा है, ईमानदारी के तरीके से बट रहा है कि कुछ कहना नहीं, दो बार बट रहा है। तो इसमें इतना खर्चा आने के बाद इनकम टैक्स की में छूट हो पाना ये थोड़ा सा अपेक्षित नहीं था और न ये संभव था। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये आशंका है कि देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते बजट पर चुनावी असर दिख सकता है। जिस वित्त मंत्री बजट को इस प्रभाव से भी मुक्त रखने में सफल रही। यह आशंका थी कि शायद बजट में बड़ी छूट दी जाएगी तो फिर लोग चिल्लाते कि अरे ये तो चुनाव बजट है इसलिए इतनी छूट दी, इससे सरकार को इतना वोटर को लुभा रहे हैं और बड़ा चुनाव आयोग तक शिकायत पहुँचती, तो इसलिए ऐसा कुछ किया नहीं गया। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि हम इसमें तात्कालिकता के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना है। यही वजह है कि इसमें कई जगह हरित अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, प्राकृतिक खेती जैसे शब्द सुनाई देते हैं। बजट 5G तकनीक के जल्द आगमन को लेकर भी आश्वस्त करता है और पूरी तरह डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने को लेकर भी। चालू वित्त वर्ष में बजटीय घाटा 6.9% तक पहुँच गया है। अगले वित्त वर्ष के लिए 6.4% का घाटे का अनुमान रखा गया है। अगले पूरे साल में सरकार को एक तो ये प्रयास करना होगा कि घाटा कम हो, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी परिवार अगर घाटा अपना हमेशा होता रहेगा तो कैसे चल सकती है। तो इसलिए घाटा कम करने के लिए थोड़े टैक्स लगाने पड़ेंगे। इसलिए अब किस टैक्स बढ़ा नहीं और उसमें बढ़ने के बजाय कम करने की, कम सोचने की तो संभावना थी ही नहीं। और मुद्रास्फीति को भी रोकने में इस घाटे को पूरी से समाज और गरीब तबके पर असर न पड़े, ऐसा बजट प्रस्तुत किया है। तो हमारा जहाँ तक जितना हम पढ़े हैं, कोई मैं सरकार का एडवोकेट नहीं हूँ या उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक एक जन सामान्य आपका प्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है कि दिव्यांगम चैनल को लगता है कि बजट बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। अब हो सकता है आपका नज़रिया कुछ और हो, आप हो सकता है इसको कुछ दूसरे दृष्टि से देखें, लेकिन अब इसमें क्या कमी थी। हम अपने दिव्यांगम चैनल की तरफ से दिव्यांगों के लिए इस बार हम ये सोच रहे थे, हमने लिखा भी था प्रधानमंत्री जी को एक उनके ऐप पर कि दिव्यांगम चैनल ये बात मांग करता है कि दिव्यांगों की पेंशन पूरे भारतवर्ष में एकीकृत रूप से, राज्यों का ये विषय न हो, समवर्ती सूची में दिव्यांग हित को शामिल करके दिव्यांग हितों पर एक समग्र नीति, कहीं किसी राज्य में 600 मिल रहा है, किसी में 5,000 मिल रहा है, किसी में 1,000 मिल रहा है, ये बड़ा थोड़ा सा असमानता है। जबकि महंगाई और जो खर्चे, दिव्यांगों के पढ़ाई लिखाई पे खर्चे लगभग एक जैसे हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये दिव्यांगम चैनल की
इस बात के लिए थोड़ा सा आलोचना हम करते हैं कि इस बात पे, जबकि हमने बहुत लिखा था, वित्त मंत्री जी को भी लिखा था, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था, हमारे हो सकता है और दूसरे संगठनों ने भी लिखा हो, लेकिन ये बात नहीं स्वीकार की गई, इस पर कोई किंचित चर्चा भी नहीं हुई। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि दिव्यांगों को, दिव्यांग संगठनों को भारतवर्ष में एक रूपता में पेंशन दिए जाने का विचार किया जाए, और पेंशन की जगह पे पेंशन तो उन लोगों को दी जाए जो दिव्यांग हैं और बहुत कुछ कर नहीं सकते, असहाय हैं, और बल्कि पेंशन ख़त्म करके उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। केंद्रीय सरकार की तरफ से सभी दिव्यांगों को पूरे भारतवर्ष में या तो दिव्यांगों के लिए रोजगार सृजन किए जाए, जैसा कि सरकार संभवतः प्रयत्नशील भी है। अब कितना ईमानदारी से प्रयत्नशील है तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा कहा गया है। बजट में शायद एकीकृत दिव्यांगम बेरोजगार के ऊपर कुछ व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दिव्यांगों के लिए मैं इस बात का ज़रूर मांग करता हूँ, मैं क्या मतलब हमारा दिव्यांगम चैनल और दिव्यांगम चैनल का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन विकलांग साथी ट्रस्ट इस विषय में मांग करता है कि दिव्यांगों का एक पेंशन हो। जैसे वन पेंशन स्कीम सैनिकों के लिए की गई है, वैसे दिव्यांगों के लिए भी एक बेरोजगार भत्ता या एक पेंशन उसी को दी जाए जो बिल्कुल नौकरी करने के लायक न हो, जो कुछ कमा सकता न हो, दुकान करने के लायक न हो, व्यवसाय करने के लायक न हो, कृषि में कुछ काम न कर सकता, बिल्कुल दिव्यांग है, 100% दिव्यांग है। 100% दिव्यांगों को ही पेंशन दी जाए, उससे नीचे को पेंशन देने की बात ही नहीं करना चाहते। और लेकिन उसको दी जाए तो कम से कम 10,000 तो पेंशन होनी चाहिए। अब अगर 10,000 पेंशन हमको, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ी बात कर दी, सच है। जब हम कह रहे हैं कि सिर्फ किसी को न दिया जाए, 10,000 पेंशन उसको दी जाए जो रोजगार जो है, और दूसरे जो शिक्षित हैं, दिव्यांग हैं, नौकरी नहीं पाए हैं, उनको बेरोजगार भत्ता कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीना दिया जाए। तो पेंशन और रोजगार भत्ता, ये बेरोजगार भत्ता, ये जो है लगभग एक रूपता है, और प्रयास ये होना चाहिए दिव्यांगों के लिए सरलीकृत दृष्टि से एक जो है एकीकृत, जैसे पहले कभी होता था 4% पे मिल जाता था लोन, तो अब ऐसी व्यवस्था फिर कुछ की जाए। वो तो पहले वाली व्यवस्था तो बिल्कुल रद्द की जानी, बेकार है, कुछ नहीं। दिव्यांगों के लिए एक अलग से नाबार्ड के अंतर्गत या स्टेट बैंक के अंतर्गत, रिजर्व बैंक के अंतर्गत, किसी के बैंक के अंतर्गत एक नेशनलाइज्ड बैंक को इस बात के लिए पूरी तरीके से कर दिया जाना चाहिए जो दिव्यांगों को नियोजित करने के लिए, उनको दुकान खोलने के लिए, उनके रोजगार सृजन के लिए अवसर उपलब्ध कराए, और अवसर ही नहीं उपलब्ध कराए बल्कि उनको एक सरलीकृत ढंग से और गारंटी शुदा, मतलब जब तक उनकी पूरी अपनी, अब मैं ये नहीं कहता कि बैंक को कि वो निःशुल्क दे दे, बिना ब्याज के दे दे, ब्याज आप लगाइए, क्योंकि ब्याज जब तक नहीं लगेगा तब तक उद्यम, बेरोजगार जो है उद्यम की तरफ पूरी तरीके से समर्पित होकर काम नहीं कर सकेगा। तो इसलिए उद्यम को बढ़ावा देने के लिए ब्याज भी लगे, निःशुल्क भी न हो, मैं चाहता हूँ, लेकिन कम ब्याज पे, 4% है, 5% है, बस इससे ज़्यादा ब्याज नहीं लगना चाहिए, और ज़्यादा अधिकतम किस्तों पे और उसके वहन करने वाली दरों के ऊपर उसको ब्याज मुक्त नहीं, लेकिन ब्याज युक्त ऋण दिया जाए, लेकिन सरलता से उपलब्ध कराया जाए। बात ही बहुत कुछ होती है, लेकिन दिव्यांगों को ऋण देने में बहुत ही कोताही होती है, दिव्यांगों को बहुत ही कोताही होती है। एक अभी वीडियो, बल्कि प्रदेश के सभी सीएमओ कार्यालय का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम प्रदेश के 15-16 सीएमओ कार्यालय में एक बात देखने में आई है कि सीएमओ कार्यालय में दिव्यांगों के लिए बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। सोमवार को जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं या रेलवे टिकट के लिए उनसे बात करने जाते हैं, अपना परीक्षण कराने जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, तो उसमें दिव्यांगों के लिए बड़ा अमानवीय आचरण है। अमानवीय आचरण, इतने बड़े बड़े जाड़ों में उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। कोई ज़मीन में बैठ रहा है, कोई घिसलता हुआ पहुँचता है, और सीएमओ साहब के पास लाइन लगती है। बहुत सारे दिव्यांग जाते, प्रतिदिन कम से कम किसी भी सीएमओ कार्यालय में 100, 150, 80 इतने दिव्यांग पहुँचते हैं।
एकमुश्त एक आप ड्राइव करके राज्य सरकार के अंतर्गत जिलों को जो भी सरकार आवे उसको एक ड्राइव करके ये सर्टिफिकेट बनवाने का काम, बल्कि अब तो इतने दिन हो गए दिव्यांगों के सर्टिफिकेट कब तक बनते रहेंगे। एक तो ऐसा समय आवे कि जब ऐसा लगे कि दिव्यांगों के सर्टिफिकेट पूरी तरीके से बन चुके हैं, अब नहीं बन चुके हैं तो जो बनवाने जाते हैं तो कम से कम उनके लिए बैठने का, पानी पीने का इतना प्रबंध हो। मैं चाय व्यवस्था की बात नहीं करता, लेकिन उनके पानी पीने का और उनके बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये तो आज के समाचारों के ऊपर चर्चा थी। ये समाचार एक औपचारिक समाचार नहीं है कि आकाशवाणी की तरीके से हम पढ़ें कि ये समाचार है और आप ये पढ़िए फलाना पढ़िए। मैं एक अनौपचारिक समाचार वाचन है, और समाचार वाचन क्या है, समाचारों के ऊपर चर्चा, समाचारों के ऊपर विश्लेषण, ये आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कितना विश्लेषण हमारा सही है या गलत है ये तो आप विचार करेंगे। मैं अपने आप मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा, लेकिन दिव्यांगम चैनल का ये प्रयत्न जरूर है कि आपके लिए सहज तरीके से, सरल तरीके से हम समसामयिक विषयों के ऊपर अपनी प्रस्तुति दें और आप उसके ऊपर विवेचना कर सकें। जैसा कि समाचारों में या अखबारों में पढ़ करके नहीं, हम भी समाचारों या जो कुछ भी बोलते हैं, कोई हमारी न्यूज एजेंसी नहीं है कि हम टेलीप्रिंटर पे आ रहे हैं या कुछ आ रहा है और फैक्स आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम समाचारों पे अखबारों से संग्रहित करते हैं, कई अखबारों को पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी देख करके, अखबारों को पढ़ करके, जो कि आप भी देखते होंगे या आप नहीं देख पाते होंगे, नहीं देख पाते तो ये समाचार हमारा जो है ये आपके लिए उपयोगी होगा। और ये जब आपके लिए उपयोगी होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए ये आकर्षक होगा। और उपयोगी होने के साथ साथ अब कैसा लगा ये तो आपका बताने का एक धर्म है। और ये समाचार हम खाली दिव्यांग समाचार ये नहीं है, सबके लिए समाचार है। जितना जितना यूट्यूब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी के लिए समाचार है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन समाचारों पर आपको कैसा लगा इस विषय में ये बताएं। ये लगभग 27 मिनट का समाचारों का ये बुलेटिन रहा है। बस इसके लिए आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार। फिर बृहस्पतिवार को समाचार का वाचन करेंगी आपकी नियमित समाचार वाचिका फौजिया जी। फौजिया जी के साथ हम फिर बृहस्पतिवार को प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।